नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TGSI पर। आज की ये कहानी सुनने से पहले अपने कमरे की लाइट्स को बंद कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको उस जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ जाने की हिम्मत ओरछा के स्थानीय लोग दिन के उजाले में भी नहीं करते। बुंदेलखंड की ये ऐतिहासिक धरती अपने किलों और मंदिरों के लिए मशहूर है, लेकिन ओरछा की वीरानी में एक ऐसी जगह भी है जो इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि लोगों के खौफ में जिंदा है। ओरछा का वो पुराना सरकारी अस्पताल जिसे 1980 के दशक में बनाया गया था, लेकिन महज कुछ सालों बाद ही उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। कहते हैं वह रात में बेतवा की लहरों के साथ इंसानी चीखें भी सुनाई देती हैं। आज की ये घटना दिल्ली के 3 लड़कों की है, आर्यन, विक्की और समीर, जो अपनी YouTube इन्वेस्टिगेशन के लिए उस अस्पताल में दाखिल हुए थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस रात उनका सामना किसी रूहानी ताकत से होने वाला है। बेटा, अगर अपनी जान प्यारी है तो सफ़ेद कोठी की तरफ मत बढ़ना, वो अस्पताल नहीं मुर्दों का बाड़ा है। बूढ़े चौकीदार की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसके हर शब्द में एक ऐसा डर था जो सीधे दिल में उतर जाए। उसकी छोटी सी गुमटी सड़क के किनारे पर थी, उसकी टेढ़ी टीन की छत, सामने मिट्टी का चूल्हा जिस पर एल्यूमिनियम की केतली में चाय उबल रही थी। ठंडी हवा में अदरक और धुएं की मिली-जुली गंध फैल रही थी। समीर ने अपने कैमरे का लेंस जैकेट से साफ किया और हल्का मुस्कुराते हुए बोला, काका, हम बस शूट करने ही तो जा रहे हैं, YouTube के लिए वीडियो बनानी है। ये भूत प्रेत वाली बातें अब कौन मानता है। उसके साथ कार में बैठे रोहन और विशाल भी मुस्कुरा दिए, लेकिन बूढ़े को हंसी नहीं आई। उसकी आंखें बस उस अंधेरी सड़क को घूर रही थी जो सीधे बेतवा नदी की तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई देख रहा हो, कुछ ऐसा जो बाकी किसी को दिखाई ना दे रहा हो। उसने धीरे धीरे बीड़ी का कश लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। तुम लोग तो शहर वाले हो ना, इसलिए नहीं समझोगे, उसने भारी आवाज में कहा। उस अस्पताल में रात को रोने की आवाजें आती हैं, छोटे बच्चों की, औरतों की। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई मदद मांग रहा हो। समीर ने कैमरा ऑन कर दिया। उसे लगा ये सब उसकी वीडियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट होने वाला है। अच्छा काका, ये बताओ वहाँ क्या हुआ था। बूढ़े ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अचानक घबराहट उतर गई। मत पूछो, वह फुसफुसाया, जितना कम जानोगे उतना ही जिंदा रहोगे। कुछ सेकंड के लिए वहाँ अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों की चटकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर बूढ़ा धीरे से बोला, करीब 30 साल पहले जो अस्पताल बहुत मशहूर था, दूर दूर से लोग इलाज कराने आते थे, लेकिन एक रात अचानक वहाँ पर आग लग गई। कहते हैं वह आग अपने आप लगी थी। पूरे अस्पताल में चीखें गूंज रही थी, लेकिन किसी को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला था। उसने कांपते हाथ से बेतवा नदी की तरफ इशारा किया। सुबह जब दरवाजे खोले गए तो कई लाशें ऐसी थी जिनके चेहरे को पहचानना नामुमकिन था। इतनी बुरी तरीके से वो जल चुके थे, और कुछ लोग, उनकी आवाज़ें तो गले में ही अटक गई थी। कुछ लोग कभी मिल ही नहीं पाए। रोहन की मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी। रोहन ने धीरे से पूछा, लेकिन ये अस्पताल बंद क्यों नहीं किया गया। बूढ़े ने बहुत ही कड़वाहट से हंसा और बोला, बंद तो कर दिया था, पर जो अंदर रह गए थे वो कभी नहीं गए। ठंडी हवा का एक झोंका अचानक वहां से गुजरा। गुमटी के ऊपर लटका हुआ बल्ब कुछ सेकंड के लिए टिमटिमाया। समीर ने माहौल हल्का करने के लिए कोशिश की, चलो यार, बहुत हो गया, हमें रात में कुछ शूट भी तो करना है। उन्होंने बूढ़े को पैसे दिए और कार में बैठ गए।
लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी, समीर ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा वहां पर अब नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़ा वहां कभी था ही नहीं। वो सिर्फ एक आंखों का वहम था और उस जगह से वो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे की सिर से सींग। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। कोहरा अब और भी घना हो चुका था। सड़क लगभग गायब सी लग रही थी। कार की हेडलाइट्स मुश्किल से कुछ फीट आगे तक की रोशनी डाल पा रही थी। दोनों तरफ घने पेड़ थे जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी इंसान के हाथों जैसी लग रही थी। दूर कहीं बेतवा नदी का पानी बहने की धीमी आवाज भी सुनाई दे रही थी। कार के अंदर भी एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ देर पहले जिस कार में से हंसी मजाक ठहाकों की आवाज आ रही थी वो एकदम शांत हो चुकी थी। इसी बीच विशाल ने धीरे से कहा, भाई वो बूढ़ा क्या सच बोल रहा था? अरे छोड़ना यार, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नजर नहीं आ रहा था। लोग कहानियां भी तो बनाते हैं। उसी समय कार का रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। सिर्फ स्टैटिक आवाजें आ रही थी। रोहन ने घबरा कर रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। फिर उस शोर के बीच कुछ सेकंड के लिए बहुत धीमी सी आवाज आई, बचाओ। तीनों एकदम चुप हो गए। तूने सुना? विशाल ने डरते हुए कहा। समीर कुछ बोल पाता उससे पहले रेडियो फिर जोर जोर से खरखराने लगा। अचानक कार की हेडलाइट्स 2-3 बार अपने आप झपकी और तभी घरे कोने के बीच में से उन्हें पहली बार वो इमारत दिखाई दी। सफ़ेद रंग की एक विशाल कोठी जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काले जले हुए निशान थे और मुख्य गेट के ऊपर जंग लगा हुआ था। उस गेट के ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जो बहुत ही मुश्किल से पढ़ा जा रहा था, बेतवा मानसिक चिकित्सालय। जैसे ही कार गेट के सामने रुकी, अस्पताल के अंदर कहीं दूर से लोहे और दरवाजे के धीरे धीरे खुलने की आवाजें आने लगी। अस्पताल की इमारत उनके सामने किसी विशाल कंकाल की तरह खड़ी थी। अस्पताल की दीवारों पे सफ़ेद रंग की सफ़ेदी अब लगभग गायब सी हो गई थी। जगह जगह दीवारों की पपड़ी उखड़ चुकी थी और नीचे से काली जली हुई ईंटें दिखाई दे रही थी। कई खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और उनमें से एक ठंडी हवा जैसी आवाज आ रही थी। अस्पताल का मुख्य गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जल्दी में छोड़ा हो। ऊपर लगा हुआ बोर्ड हवा में धीरे धीरे हिल रहा था, बेतवा मानसिक चिकित्सालय। उस पर जमी धूल और जंग के बीच ये शब्द मुश्किल से ही पढ़े जा रहे थे। समीर ने गहरी सांस ली और कैमरा ऑन कर दिया। कैमरे की लाल लाइट अंधेरे में साफ चमक रही थी। कैमरा ऑन होते ही समीर ने अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर दी। दोस्तों, हम इस समय ओरछा के उस बदनाम अस्पताल के ठीक सामने खड़े हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी अजीब सी घटनाएं होती है। यहाँ का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। रोहन ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, यार सच में बहुत ठंड हो गई है, जबकि कुछ मिनट पहले तक बाहर इतनी ठंड नहीं थी। विशाल ने टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी धूल से भरी हवा में एक पतली लाइन जैसी दिख रही थी। तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने अस्पताल के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा भारी आवाज़ के साथ खुला और अंदर का अंधेरा उनके सामने फैल गया। उसी पल हवा में एक भयानक गंध फैल गई। पुरानी दवाइयों की तेज बदबू, सीलन और सड़ी हुई चीज़ों की बदबू, और कुछ तो सूखे खून जैसे महसूस हो रहा था। विशाल ने जल्दी से अपनी नाक ढक ली। छी, ये कैसी बदबू है? समीर ने कैमरा चारों तरफ घुमाया।
अस्पताल का रिसेप्शन पूरी तरह से उजड़ चुका था। लकड़ी का काउंटर भी गल चुका था। जमीन पर पुराने कागज, फाइलें और शीशे बिखरे हुए थे। छत से लटका हुआ पंखा धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। ये जगह तो सच में डरावनी है, रोहन ने धीरे से बोला। उसके कदमों की आवाज़ पूरे गलियारे में गूंज रही थी। गलियारे इतने लंबे और अंधेरे थे कि टॉर्च की रोशनी भी उनके अंत तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद को रोशनी को निगल रहा हो। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन उस पोस्टरों पर काले धब्बे और खरोंचें थी। अचानक रोहन की टॉर्च एक व्हील चेयर पर पड़ी। वो गलियारे के बीचों बीच अकेली खड़ी हुई थी। उसके पहियों पर मोटी जंग लगी थी और वो अपने आप बहुत धीरे धीरे हिल रही थी। तीनों कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गए। ये कैसे हिल रही है? विशाल डरते हुए फुसफुसाया। समीर ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई हवा चल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। ऊपर लगी लाल बत्ती टूट चुकी थी और दरवाजे के कांच पर किसी के हाथों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से खून लगे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश की हो। विशाल ने टॉर्च की रोशनी उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर डाली। कमरे में एक पुराना ऑपरेशन टेबल पड़ा हुआ था। उसके ऊपर जंग लगे औजार बिखरे थे। एक कोने में फटी हुई स्ट्रेचर भी पड़ी हुई थी। तभी विक्की को, जो सबसे पीछे चल रहा था, अचानक रुक गया। उसे साफ महसूस हुआ जैसे कोई बहुत तेजी से उसके बिल्कुल करीब से गुजरा हो। इतना करीब कि उसके कान के पास ठंडी हवा महसूस हुई। उसका शरीर सिहर उठा। समीर रुको! विशाल की आवाज कांप रही थी। तीनों तुरंत रुक गए। क्या हुआ? समीर ने पूछा। विक्की की आंखें डर से फैली हुई थी। अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे करीब से कोई गुजरा है। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था और फिर ऊपर की मंजिल से बहुत धीमी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत रो रही हो। धीरे धीरे, दर्द से भरी सिसकियां, जैसे कोई बहुत देर से बैठकर बिलख रहा हो। आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा और ऊपर जाने वाली सीढ़ियां पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा होकर उन तीनों को देख रहा था। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। विक्की की आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे उसके गले से शब्द मुश्किल से निकल पा रहे हों। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह बार बार पीछे मुड़कर अंधेरे गलियारों को देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई अभी भी उनका पीछा कर रहा है। लेकिन समीर की आंखों में डर से ज्यादा जुनून नजर आ रहा था। उसने कैमरा कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोला, नहीं, हम इतनी दूर आकर वापस नहीं जाएंगे। पागल हो गया है क्या? रोहन ने फुसफुसाया। तूने ऊपर वो रोने की आवाज सुनी थी ना? समीर कुछ सेकंड तक तो चुप रहा, फिर बोला, यही तो मौका है। अगर 0 वॉट सच में मौजूद है तो हमें उसका फुटेज मिल जाएगा और ये वीडियो वायरल हो जाएगी। वीडियो? विक्की लगभग चीख पड़ा। भाई, सब कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। लेकिन समीर उसकी बात सुनसुनी करते हुए आगे बढ़ गया। गलियारे के आखिर में नीचे जाने वाली पुरानी सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियों के ऊपर लगे बोर्ड पर धूल जमी हुई थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक शब्द एकदम साफ नजर आ रहा था, बेसमेंट। सीढ़ियों के नीचे घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां रोशनी पहुंचते ही खत्म हो जाती हो। समीर ने टॉर्च की रोशनी को आगे बढ़ाया। चलो चलो नीचे चलते हैं। तीनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। हर सीढ़ी पर उनको कदमों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। सीढ़ियाँ गीली थी, इन पर काई जमी हुई थी।
कई जगह से पानी भी टपक रहा था। ऊपर से आती ठंडी हवा अब और भी ज़्यादा भारी लगने लगी थी। वह तीनों जैसे जैसे नीचे जा रहे थे, वहाँ की हवा में कुछ बदलाव होता नजर आ रहा था। दीवारों पर नमी फैली हुई थी, कई जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ था और नीचे काली ईंटें दिखाई देने लगी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि दीवारें अजीब तरीके से धड़कती हुई सी महसूस हो रही थी और जैसे उनमें कहीं अंदर कुछ जिंदा हो। विक्की ने कांपते हुए हाथ से दीवार को छुआ और तुरंत पीछे हट गया। भाई, ये दीवार गीली नहीं है तो? रोहन ने पूछा। विक्की ने डर से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये दीवार तो गर्म है। तीनों कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गए। उसी समय ऊपर कहीं दूर से लोहे के घिसटने की आवाज आने लगी और फिर एक सन्नाटा पसर गया। अब बेसमेंट पूरी तरह उनके सामने था। नीचे बहुत लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ लोहे के पुराने दरवाजे बने हुए थे। कई दरवाजों पर नंबर लिखे थे, लेकिन जंग और धूल की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। हवा में अब सड़न की बदबू और भी तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कुछ सड़ रहा हो। गलियारों के आखिर में एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। उसके ऊपर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था, रिकॉर्ड रूम। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। समीर ने धीरे से उसे धक्का दिया और दरवाज़ा खुलते ही धूल का बादल हवा में फैल गया। कमरे के अंदर लकड़ी की पुरानी अलमारियां थी। उन अलमारियों में हजारों फाइलें ठुसी हुई दिखाई दे रही थी। कई फाइलें ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी। हर चीज़ पर इतनी धूल जमी थी जैसे यहाँ दशकों से कोई आया ही ना हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टेबल थी जिस पर जंग लगा लैंप रखा हुआ था। समीर ने कैमरा टेबल पर फोकस किया। दोस्तों, शायद यही वो जगह है जहाँ अस्पताल के सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे। रोहन ने एक फाइल उठाई। उस पर लिखा था वार्ड नंबर 3, मानसिक रोगी, और दूसरी फाइल पर लिखा हुआ था विशेष उपचार रिपोर्ट। लेकिन तभी समीर की नज़र एक अलग फाइल पर पड़ी। उस पर लाल शाई से बड़ा सा नंबर लिखा हुआ था, 402। फाइल के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, मौत का कारण अज्ञात प्रयोग। कमरे का माहौल अचानक और ठंडा हो गया। विक्की ने घबरा कर कहा, भाई इसे मत खोलना, इसे मत खोलना। लेकिन समीर ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने धीरे धीरे फाइल को खोल डाला। अंदर पुराने मेडिकल पेपर्स थे। कई जगह स्याही फैली हुई थी। कुछ पन्नों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने गुस्से में नाखून घसीटे हों। एक रिपोर्ट पर लिखा था, मरीज रात में सामान्य नहीं रहता, बार बार कहता है कि दीवारों के अंदर लोग रहते हैं। और दूसरे पन्ने पर लिखा हुआ था, प्रयोग संख्या 7 असफल। और फिर एक पुरानी तस्वीर फाइल से नीचे गिर गई। तो समीर ने उसे उठाया। तस्वीर में एक नर्स खड़ी दिखाई दे रही थी, सफ़ेद यूनिफॉर्म, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। लेकिन अगले ही पल समीर का गला सूख गया। वो वही औरत थी जिसकी परछाई उन्होंने उस गलियारे में देखी थी, लेकिन तस्वीर में उसका चेहरा आधा पूरी तरह जला हुआ था। एक आंख पूरी तरह काली दिखाई दे रही थी। तस्वीर के पीछे हाथ से लिखा था, नर्स एलिना, 0 वार्ड। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। रोहन की सांसें तेज होती जा रही थी। भाई ये सब ठीक नहीं है। तभी पूरे बेसमेंट में भारी कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी धीरे धीरे गलियारे में चल रहा हो। विक्की ने कांपते हुए टॉर्च दरवाजे की तरफ घुमाई। गलियारे के अंधेरे में बहुत दूर एक विशाल परछाई दिखाई दी और उसकी ऊंचाई लगभग दरवाजे की जितना थी।
अब वो भारी कदमों की आवाज बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी। समीर के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा कसकर पकड़ा और गलियारे की तरफ फोकस किया, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। स्क्रीन पर अजीब लाइनें बनने लगी। पहली तस्वीर धुंधली हुई और फिर पूरी स्क्रीन पर काले सफ़ेद धब्बे फैल गए, जैसे कैमरा किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हो। यार ये क्या हो रहा है? रोहन ने घबरा कर बोला। समीर ने कैमरे को थपथपाया, लेकिन स्क्रीन और तेजी से ग्लिच करने लगा। अचानक स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए किसी चेहरे की झलक दिखाई दी। एक जला हुआ चेहरा जिसकी सफ़ेद आंखें थी और स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। उसी टाइम उनकी टॉर्च की रोशनी भी कमज़ोर पड़ने लगी, पहले हल्की और फिर धुंधली, जैसे बैटरी अचानक ख़त्म हो रही हो। लेकिन कुछ ही मिनट पहले ही उन्होंने नई बैटरियां डलवाई थी। गलियारे में अब सिर्फ टिमटिमाती हुई हल्की रोशनी बची थी और उसी धुंधली रोशनी में उन्हें वो दिखाई दिया। गलियारे की दूसरी तरफ फर्श पर कुछ लंबा सा रेंग रहा था, धीरे धीरे घिसटते हुए, जैसे किसी इंसान का शरीर टूट चुका हो। उसकी लंबी आंखें और काली परछाएं दीवारों पर फैल रही थी। रोहन के हाथ से टॉर्च लगभग गिरने वाली थी। हे भगवान! वो चीज़ रुक गई। पूरा गलियारा अचानक एकदम शांत हो गया। फिर धीरे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। बुंदेली लहजे में वो आवाज़ ऐसी सुनाई दी थी, इते से को वापस नहीं जाऊत। ये आवाज़ सुनते ही तीनों एकदम कांपने लगे। उनके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। आवाज़ फिर आई, सब अते ही रह जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, औरतें, बच्चे और बूढ़े, सब एक साथ एक ही आवाज़ में बोल रहे हों। समीर की सांस वहीं अटक गई। वो साया अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके रेंगने की आवाज़ पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। भागो, भागो यहाँ से! रोहन अचानक चिल्लाने लगा और तीनों रिकॉर्ड रूम से बाहर की ओर भागने लगी। उनके कदमों की आवाज़ गलियारे में जोर जोर से गूंज रही थी। पीछे से अब तेज धड़कने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ उनकी तरफ दौड़ रहे हों। समीर ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अब उस अंधेरे में दर्जनों सफ़ेद आंखें चमकने लगी थी। जल्दी ऊपर चलो! आर्यन चिल्लाया। वे सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन अब अस्पताल एकदम बदल चुका था। ऊपर की मंजिल से जोर जोर से दरवाजे बंद होने की आवाज़ें आने लगी थी। गलियारे की खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थी। कांच टूटने की आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही थी। पुरानी व्हील चेयर अपने आप हिलने लगी थी। एक स्ट्रेचर अचानक उनके सामने सरकती हुई आई और दीवार से टकरा गई। बिक्की बुरी तरह से कांप रहा था। ये जगह हमें जाने नहीं देगी, मुझे ऐसा लगता है हम यहीं पर मर जाएंगे। तभी ऊपर से कहीं किसी औरत की जोरदार चीख सुनाई दी, इतनी दर्द भरी कि तीनों के कदम वहीं रुक गए। और समीर ने हाँफते हुए कहा, बस बाहर निकलना है, बस बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। वह किसी तरह से रिसेप्शन तक पहुँच गए। मुख्य दरवाज़ा अब सामने दिखाई देने लगा था, लेकिन तभी अचानक आर्यन वहाँ रुक गया। उसने इधर उधर देखा तो विक्की वहाँ पर नहीं था। समीर और रोहन के चेहरे से रंग उड़ चुका था। अभी कुछ सेकंड पहले तक विक्की उनके पीछे था, लेकिन अब वो गायब हो गया था। विक्की, विक्की, कहाँ हो तुम विक्की? रोहन चिल्लाने लगा। कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। फिर गलियारे के आखिर में हल्की सी हरकत दिखाई दी। टॉर्च की रोशनी वहाँ पड़ी हुई थी। विक्की वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। विक्की! समीर चिल्लाया और
भाग यहाँ से विक्की, विक्की भाग यहाँ से। लेकिन वो हिला तक नहीं। धीरे धीरे उसकी गर्दन हिलने लगी। उसकी गर्दन इंसान से कहीं ज्यादा मुड़ पा रही थी, लगभग पूरी पीछे की तरफ। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। फिर विक्की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया। समीर के हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा। विक्की की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। उनमें पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफ़ेदी नज़र आ रही थी। उसका मुंह आधा खुला हुआ था और उसमें से काला गाढ़ा तरल धीरे धीरे बाहर की तरफ बह रहा था। वो तरल उसकी ठुड्डी से लटक कर ज़मीन पर गिर रहा था। फिर उसके होंठ धीरे धीरे हिले, लेकिन आवाज़ विक्की की नहीं थी। वो कई लोगों के मिलीजुली आवाज़ थी। समीर और आर्यन किसी भी तरह से विक्की को उस अस्पताल में छोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। वे बिना पीछे देखे भाग रहे थे। ठंडी हवा उनके चेहरे पर जोर से महसूस हो रही थी। पैरों के नीचे कंकड़ और सूखे पत्ते चरमराते जा रहे थे, मगर उन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे अस्पताल की टूटी खिड़कियों से आती अजीब आवाज़ें अब उनका पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दर्जन लोग एक ही साथ एक ही आवाज़ में चीख रहे हों। वो दोनों कैसे भी करके अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। समीर के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी हो चुकी थी कि कार की चाबी तक ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। जैसे तैसे उन्होंने कार खोली। दोनों अंदर घुसे और दरवाजे जोर से बंद कर दिए। कुछ सेकंड तक दोनों सिर्फ वहीं हाँफते रहे। कार के शीशों पर बाहर का कोहरा जम चुका था। अंदर पूरा माहौल डर और घबराहट से भारी हो चुका था। और फिर अचानक उन्हें याद आया कि विक्की तो उनके साथ आया ही नहीं है। आर्यन घबराते हुए बोला, हमें वापस जाना ही पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो क्या? समीर अचानक चीख पड़ा। तूने देखा नहीं वहां क्या हुआ? हमारे साथ क्या हो रहा था? क्या बन चुके थे वहां पे? अस्पताल की तरफ देखते ही दोनों का खून जम गया। अस्पताल की दूसरी मंजिल की टूटी हुई खिड़की में कोई उन्हें देख रहा था। बहुत लंबा सा साया, पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ, और उसकी सफ़ेद आंखें सीधा उनकी कार की तरफ ही देख रही थी। अगले ही पल अस्पताल के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई भारी चीज़ दीवार से टकराई हो। समीर ने तुरंत गाड़ी को स्टार्ट किया और पहली बार में इंजन चालू ही नहीं हुआ। वह कांपते हुए बुदबुदाया और फिर इंजन अचानक चालू हो गया और वो दोनों कार को लेके वहाँ से तेजी से निकल गए। पीछे वो अस्पताल धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया, लेकिन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब भी उनका पीछा कर रहा हो। दोनों ने वहाँ से निकलते ही सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाने का सोचा और वहाँ जाके पुलिस को पूरा वाक़या सुनाया। पुलिस ने रात में जाने से वहाँ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम रात को नहीं जा सकते। अगली सुबह समीर और आर्यन पुलिस को लेके उस अस्पताल में पहुँच गए। समीर और आर्यन की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। दोनों की आंखों में डर एकदम साफ दिखाई दे रहा था। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद तीनों दोस्त किसी हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहाँ कुछ अजीब सा था। मुख्य दरवाजे पर ताजे कीचड़ भरे पैरों के निशान थे। बेसमेंट का रिकॉर्ड रूम पूरी तरह अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। पुरानी फाइलें ज़मीन पर बिखरी हुई थी, लेकिन विक्की का कोई भी नामो निशान नहीं था। ना उसका फ़ोन, ना कैमरा, ना कपड़े, कुछ भी नहीं। अगले कुछ दिनों तक तलाश जारी रही। गोताखोरों ने बेतवा नदी के किनारे किनारे हर जगह खोजा,
नदी का चप्पा चप्पा छान मारा, अस्पताल का भी चप्पा चप्पा छान मारा और स्थानीय लोग भी तलाश में शामिल हुए। लेकिन विक्की जैसे हवा में गायब हो चुका था। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन पुलिस ने अपनी फाइल में लिख दिया लापता। लेकिन समीर जानता था कि विक्की कहीं गया नहीं है, वो अभी भी उसी अस्पताल में मौजूद है, हमेशा के लिए। उस घटना के बाद समीर पूरी तरह बदल गया था। उसने कई महीनों तक कैमरे को हाथ तक नहीं लगाया। रात को उसे नींद नहीं आती थी। जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसे वही सफ़ेद आंखें दिखाई देती, वही अंधियारा गलियारा, वही फुसफुसाहट। उसने कई बार उस रात की रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका हाथ रुक जाता। एक रात उसने हिम्मत करके पूरा फुटेज फिर से देखा। वीडियो की शुरुआत सामान्य थी। कुमटी वाला बूढ़ा, सुनसान सड़क, अस्पताल का गेट, और फिर धीरे धीरे रिकॉर्डिंग खराब होने लगती है। स्क्रीन पर बार बार ग्लिच आने लगती है। अचानक टूटने की आवाज़ें आने लगती है और फिर वो हिस्सा आता है जिसे समीर ने आज तक किसी को नहीं दिखाया। फुटेज के एक फ्रेम में विक्की दिखाई देता है, जहाँ वो एक कोने में खड़ा हुआ है, उस गलियारे में जो बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ था। वो एकदम स्थिर खड़ा हुआ है। उसकी सफ़ेद आंखें कैमरे की तरफ देख रही हैं, लेकिन असली डर उसके पीछे था। फुटेज में धीरे धीरे से अंधेरे में कई आकृतियां बाहर आती हुई दिखाई दे रही थी। उन सभी आकृतियों के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों की कभी हो ही नहीं सकती। और फिर वीडियो के आखिरी फ्रेम में सभी साए एक साथ कैमरे की तरफ दौड़ते हुए दिखते हैं और अचानक स्क्रीन काली पड़ जाती है। आज भी ओरछा के लोग उस अस्पताल का नाम दिल में नहीं लेते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कभी कभी आधी रात को वहाँ से रोने की आवाज़ें आती हैं। कई लोगों ने अस्पताल की टूटी खिड़कियों से सफ़ेद कपड़ों वाली एक नर्स को देखने का दावा किया है, और कुछ लोगों का कहना है कि बेसमेंट में आज भी कोई भारी कदमों से चलता हुआ महसूस होता है। अगर आप भी कभी ओरछा जाएं और बेतवा नदी के पास उस पुराने अस्पताल की तरफ जाने का रास्ता दिखे, तो भूल कर भी कभी वहां मत जाना, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ छोड़ी नहीं जाती, कुछ जगह किसी चीज़ को अपने अंदर कैद करके रखती हैं। और कभी कभी जब आप अंधेरे को बहुत देर तक देखते हैं, तो अंधेरा भी आपको वापस देखने लगता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जुड़े रहें। थैंक यू।